बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अना यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में क्योंकि माह मुबारक के बाद, ईद के बाद एक मसरूफ़ खाने पीने का टाइम निकाल कर तमाम लोग जो है अब वो नॉर्मल रूटीन की तरफ जाना शुरू हुए। लाहौरियों को तो वैसे लगता है पूरा हफ्ता ही ईद का मिल जाता है, बट क्योंकि अब आपने नॉर्मल रूटीन की तरफ जाना है, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे और फास्टिंग के बाद ऑब्वियसली जब आप 3 दिन 4 दिन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो बहुत सारे लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं ऑलरेडी, जो कि स्टमक के पेशेंट हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो मुख्तलिफ बीमारियों के साथ जो है वो चल रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जी। मेहमान नवाजियाँ करते करते, मेहमान बनते हुए, मेज़बान बनते हुए तो बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं जी। हमारे साथ आज हमारे जो स्पेशल मेहमान मौजूद हैं वो हमने आपके मसाइल के हल के लिए मदऊ किए हैं, ताकि अगर कुछ आपके साथ भी मसले चल रहे हैं तो ज़रूर हम उस पर डिस्कशन करें जी। माहिर अमराज जिगर और ख़ुसूसी तौर पर मैदे के हवाले से हमने बात करनी है। प्रोफेसर इसरारुल हक तूर का नाम हमेशा आता है जी जब भी हम जिक्र करते हैं। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक है, खैर मुबारक। देखा, मैंने कहा था ना कि अभी तो हम ईद में से निकलते नहीं, वाकई ये ईद ही लग रही होती है। आप ठीक ठाक है? कैसी गुजरी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन। दावतें तो खूब की भी होंगी, खाई भी होंगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। अब डॉक्टर साहब, लाहौर ये जो है ना, क्योंकि रमज़ान में भी हमने बहुत ही फ्राई चीज़ें खाई और उसके बाद, लेकिन वो ये होता है कि फास्टिंग के बाद आप तो ये 3 दिन तो बहुत ज़्यादा लोग खा लेते हैं। आपको पता है दावतों का सिलसिला रहता है, सो बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। तो जब हम फास्टिंग के बाद एकदम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा मैदे के साथ बेसिकली होता क्या है? देखिए, 30 दिन 29 या 30 दिन रमज़ान के जिस हालत में गुज़रते हैं कि 12 से 13 घंटे लामहाला में इसलिए कह रहा हूँ कि सहरी इफ्तारी को भी रमज़ान में डट के लोग खाते रहे, लेकिन फिर भी 12 से 13 घंटे का जो रोज़ा था उस दौरान वो पेट खाली होता था। और ख़ाली होने से ये होता था कि वो जो सारी वेस्ट मटीरियल जिस्म में होते हैं, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, रिकंडीशनिंग उनकी हो रही होती है और डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में 12 से 13 घंटे का खाली पेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऊपर से रमज़ान की बरक़ात उसमें शामिल हो जाती हैं तो और बहुत सारे फ़ायदे। तो सारे फ़वाइद जब हम ईद के 2-3 दिन में पे दर पे ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। मतलब रमज़ान में तो हमने सहरी को ज़्यादा खाने की कोशिश की, इफ्तार को ज़्यादा दिल भर के करने की कोशिश की, लेकिन ईद और उससे ऑनवर्ड्स ये है कि वक्फ़ा खानों के दरमियान काम हो जाता है। हाँ जी। तो वो पे दर पे जब हम डट के खा रहे होते हैं तो उसके नतीजे में ये होता है कि पेट को आदत नहीं रहेगी होगी कि 30 दिनों के अंदर जो कुछ हासिल हुआ होता है वो सारा एकदम से इंटरनल रिदम जो है, इंटरनल क्लॉक जो है, वो एक दफ़ा से दोबारा रीसेट होने के करीब होता है। तो उसमें बहुत सारे जो पहले से मैदे के मरीज़ हैं, सीने की जलन के मरीज़ हैं, अल्सर के मरीज़ हैं, किडनीज़ के, ब्लड प्रेशर के, शुगर के, उनको एक दफ़ा फिर से रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये और डॉक्टर साहब, नॉर्मली होता ही है कि हम वो अर्ली एडजस्टमेंट करवाते भी नहीं हैं, हम वही दवाइयाँ लेते रहते हैं, या फिर अगर कुछ ऐसी अलामात महसूस हो रही होती हैं तो हम सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं। जी, सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल होती है टाइम्स ही। देखें, कोई एक आध लूज स्टूल आ जाना, उसके बाद आप थोड़ा सा फाका कर लें, कोई कहवा पी लें, वो उस हद तक तो ठीक है। कोई मतली की कैफियत होगी है, पेट को 3-4 घंटे खाली कर लेंगे, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अगर एक वार्निंग साइंस आ रहे हैं, खुदा न खास्ता उल्टी में खून आ रहा है, पखाने में खून आ रहा है, तेज़ बुखार चढ़ रहा है, पेट में शदीद दर्द हो रहा है, सीने की जलन जो अनयूजुअल है, जो पहले उसको हुआ करती थी उससे मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब है कि कुछ एडिशनल चीज़ हुई है जिस्म में। उस एडिशनल चीज़ को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, और ये सोचते रहना कि इसको मैंने आज खा लिया है, आज मैं ज़्यादा सो लिया है, आज मैंने कम सो लिया है, तो इससे नहीं है। वो फिर वार्निंग साइन, अर्ली साइंस मिस होने से मामला पेचीदगियों की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैदे में जलन होती क्यों है? हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत स्पाइसी खा लेते हैं, या फिर हम ओवरलोड होके भी के खाने पे खाना खाए जा रहे हैं? ये सारी चीज़ें ही होती हैं जी। अच्छा। मैदे में एक तो इंटरनल लाइनिंग होती है, उसके अंदर तेज़ाब पैदा होता है कुदरती तौर पे, जो हाजमे का एक बड़ा ज़रूरी कंपोनेंट है। लेकिन जब ये तेज़ाबियत एक ख़ास हद से बढ़ जाती है, और उसकी बहुत सारी वजूहात है, और इंटरनल लाइनिंग जो है एक ख़ास हद तक एसिड को बर्दाश्त कर सकती है, अगर उससे वो इंटरनल लाइनिंग कहीं ब्रेक हो जाती है, कहीं सूजन का शिकार हो जाती है, इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है,
या कोई हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिस तरह पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, देसी दवाइयाँ हैं, या बहुत तेज़ मिर्च मसाले हैं जो इंटरनल लाइनिंग को थोड़ा सा ब्रेक कर दें, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टमक के अंदर, तो एंड रिज़ल्ट ये होता है कि स्टमक का टिशू इटसेल्फ वो स्टमक के एसिड से एक्सपोज हो जाता है, जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने महफूज किया होता है। उसके नतीजे के तौर पे उसमें भी उसी तरह से ज़ख़म हो जाते हैं जिस तरह के किसी और जिस्म के हिस्से में तेज़ाब गिरने से ज़ख़म बन सकते हैं। तो इसको जलन की सूरत में आमतौर पे पेशेंट जो हैं वो महसूस कर रहे होते हैं। बाज़ सूरतों में सीने में जलन हो रही होती है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि मैदे और खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक गेट होता है। उस गेट का काम होता है कि ऊपर वाली खुराक को नीचे आने दे, लेकिन जब मैदे के कंटेंट्स हैं, मैदे की खुराक है, वो वापस गले की तरफ ना जाए, उसको रोका जाए। उस गेट का बाज़ औक़ात फंक्शन जो है मोटापे की वजह से और बाज़ सूरतों में कुदरती तौर पे वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता और वो टू वे ट्रैफिक हो रही होती है, यानी खुराक की नाली से नीचे मैदे में खाना जा रहा होता है जो नॉर्मल है, और मैदे से दोबारा वापस गले की तरफ आ रहा होता है जो एब नॉर्मल है। और जब वापस आता है तो उसमें तेज़ाब शामिल होता है। सही। और जब तेज़ाबियत वाला खाना गले की खुराक की नाली में आता है तो खुराक की नाली सेंसिटिव होती है, वो उस एसिड को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होती, तो उससे जलन का सामना हो जाना। सो डॉक्टर साहब मुझे ये भी बता दीजिएगा, आपने एंटीबायोटिक का भी जिक्र किया, क्या वो भी हमारे मैदे के साथ यही करते हैं जी? या पेन किलर्स भी बहुत सारे लोग लेते हैं? पेन किलर्स नंबर 1 है जी, उसके बाद एंटीबायोटिक्स हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स ख़ास तौर पे, और लंबे अरसे तक खाने वाली एंटीबायोटिक्स जिनको बगैर किसी हम नुस्खे के वो नॉर्मली होता है ना कि आपको डॉक्टर साहब लिख के देते हैं 5 दिन के लिए आपने, और फिर जब दोबारा वो एपिसोड आपके साथ रिपीट होता है ना तो आप वो शुरू कर देते हैं या लंबे अरसे तक खुद ही खाते रहते हैं। या मुझे अगर किसी डॉक्टर ने बताया तो मैं 3 बंदों को सदका जारिया समझ के वो भी बताता हूँ कि ये एक दवाई है जिससे ये ठीक हो जाता है, तुम भी खाओ चाहे उसे कोई और ही मसला हो। ऐसे ही है। तो ये एक एलिमेंट है सीना पसीना। और फिर सोने पे सुहागा ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिल जाती हैं, मेडिकल स्टोर्स पे नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती, और नतीजे के तौर पे वॉक इन पेशेंट जो हैं बाज़ औक़ात मेडिकल स्टोर से FA पास या मैट्रिक पास बच्चे जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनसे पूछ के भी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जो कि सिर्फ नुस्खा पढ़ के लिफाफे में डालने के लिए खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि एंटीबायोटिक का आइडियली इस्तेमाल, अगर ऑब्वियसली कोई अपनी बीमारी के लिए अगर इस्तेमाल कर ही रहा है, हमने एक दफ़ा इस्तेमाल कर ली, आप उसको कितनी देर बाद रिपीट कर सकते हैं? देखिए, अगर तो मुझसे डॉक्टर ने लिखी है तो आप अगले दिन भी दोबारा शुरू कर सकते अच्छा। हैं। मैनी टाइम्स इस तरह भी होता है कि एक कोर्स ख़त्म होता है, हम समझते हैं कि इस तरह से पूरी क्लियरेंस नहीं हुई, और अगले ही दिन हम किसी और ग्रुप की कोई एडिशनल दवाई या वही दवाई दोबारा से लंबे अरसे तक मज़ीद दे डॉक्टर बताएगा। लेकिन ये सुपरवाइज ट्रीटमेंट है। आमतौर पे एक से दूसरा जो कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है उसको करने के लिए कोई ना कोई रीजनिंग होनी चाहिए। ठीक हो गया, यानी आप खुद से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर इसरार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों में बड़ों में मुसलसल अगर पेट दर्द रह रहा है, स्टूल्स लूज आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए। सबसे कॉमन, सबसे जो अहम रीज़न हमारे रीजन में है वो गंदा पानी और गंदी ग़िज़ा है। फिर फूड हाइजीन है, हमें आदाब खाने के उतने अच्छे तरह से हम ना बच्चों को स्कूलों में और ना ही घरों में सिखा रहे हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी है, रफ़ाए हाजत वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ धोना ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि पानी बॉयल्ड होना चाहिए या बॉयल्ड होना चाहिए या साफ़ होना चाहिए, किसी और तरीके से आपने साफ़ किया। तो साफ़ पानी और साफ़ ग़िज़ा इन्फेक्शंस जो हैं हमारे मुल्क में डायरिया की बड़ी वजूहत है। दूसरी बड़ी वजह जो है हमारे जो है जी उसमें बाज़ औक़ात सब्ज़ियाँ और फल ऐसे इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो गंदे पानी से सराब हो रहे होते हैं, तो अगेन उनका रॉ फॉर्म में इस्तेमाल भी उसकी बड़ी वजह है। तीसरी अहम वजह यह है कि बाज़ सूरतों में कुछ रेयर डिजीज़ होती हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन जो है खाने की वो ख़राब हो रही होती है और उसमें उसको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। बाज़ लोगों को दूध हज़म नहीं हो रहा होता, बाज़ लोगों को गंदम हज़म नहीं हो रही थी, बार बच्चों को, तो उसको देखने की ज़रूरत होती है कि अगर वो फूड का वो एलिमेंट उसमें से निकाल दें तो फिर वो बाकी के कंपोनेंट्स को बड़ा अच्छा हैंडल कर ले। डॉक्टर साहब, प्रॉपर कुक हुआ हुआ खाना जो है
वो अगर ना हो तब भी आपका पेट खराब हो सकता है, और अगर उसको ओवर कुक कर लें जी, दोनों सूरतों सूरतों में जी। देखिए, हाफ कुक मीट ख़ास तौर पे या सी फूड जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है, उसमें बहुत सारे जरासीम होते हैं। तो बेहतर ये है कि उसको वेल कुक्ड फूड खाया जाए और ताज़ा बना हुआ खाना खाया जाए, और रेफ्रिजरेटेड जो है पार्शली प्रिजर्व्ड फूड जो है वो भी एक बड़ी वजह है पेट को ख़राब होने, क्योंकि उसमें जब हम फ्रीज़ नहीं करते खाना, फ्रिज में रख देते हैं, फल वाले खाने में रख देते हैं और दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं 2 से 3 दिन के बाद, तो उसमें जरासीम की अफसाइश हो रही होती है, और वो ऐसी सूरत हाल है जिसमें अगर प्रॉपर उसे रीहीट करके ना खाया जाए तो पेट ख़राब होने की वजह होती है। डॉक्टर साहब, ये तो आम तासुर है, हम फ्रिज में खाना रख देते हैं, उसको ढाम के भी नहीं रखते, वहीं फ्रूट पड़ा है, वहीं दूध पड़ा है, तो ये क्या बहुत नुकसानदेह है? जी जी, ये वो बहुत नुकसानदेह है। ख़ास तौर पे ये है जी कि पका हुआ खाना और रॉ फूड जो है उसको अलहदा से उसके कंपार्टमेंट होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लग रहा है कि ये खाना मुझे दोबारा खाना है, इस नीयत से आप रख रहे हैं फ्रिज में, तो उसको फ्रीज़ कर दें। उसको फ्रीज़ करें, और जब दोबारा खाने की आपका प्लान हो तो उसको एक बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करके उसको दोबारा से खा लें। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट और इसके साथ डायबिटीज़ के पेशेंट, ये क्या मीट नहीं खा सकते हैं? अगर मीट खा रहे हैं, हम सालन वगैरह बना के खा रहे हैं जिसमें हम अच्छा खासा ऑयल भी डाल देते हैं, नुकसानदेह है इनके लिए? देखिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, एक ख़ास हद तक ये सारी चीज़ें ही खा सकते हैं, लेकिन इत्दाल का जहाँ दामन छोड़ते हैं उसका नतीजा ये है कि उस पर बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। 1 से 2 बोटी गोश्त की आप खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी, डायबिटीज़ वाले भी, और हार्ट पेशेंट भी इवन। वाइट मीट प्रेफरेबल है जिसमें फ़िश है और चिकन है। रेड मीट भी थोड़ी मिकदार में खा सकते हैं अगर आपके किडनीज़ के इश्यूज़ नहीं हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिल के मसाइल नहीं हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है कि मीट कोई भी हो हेल्दी है और प्रोटीन है, लेकिन जब उसको प्रोसेस करते हैं, जब उसको बना रहे होते हैं, जब पका रहे होते हैं, तो उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल रहे होते हैं जो शायद उतना उसको हेल्दी कंपोनेंट को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। उसमें सारे फेरिस जो है वो ऑयल है। अगर हम तैरता हुआ उसके ऊपर घी डालेंगे तो ज़ाहिर है वो भी अंदर जाएगा, और अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का या हार्ट पेशेंट है तो नतीजा ये होगा कि वो ऑयल अंदर जाने की वजह से उसका वो बैलेंस ट्रिप हो जाएगा, जो उसके हार्ट और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए बना हुआ था पहले। रोटी चावल और नान, अगर हम सालन के साथ, दावतों पे तो यही कुछ होता है ना। तो डॉक्टर साहब, ये एक पूरा वो जो सजाया दस्तरखान होता है, हम कहते हैं उसमें से हमने कुछ भी मिस नहीं करना। हाँ, ये तो ज़रूरी है ना जी, चखने की हद तक आप सब कुछ खाएं, उसमें शुरुआत करें आप, जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने सामने रखी हुई हैं उनको आप शुरू करें, लेकिन हर एक को ख़त्म करने की नीयत से ना करें। तो उसमें सब कुछ भी मना नहीं है, मोर लेस। आप देखें, इवन जो डायबिटिक्स हैं वो भी मीठा चखने की हद तक खा सकते हैं, इस लिहाज से कि कोई कुदरती मीठा हो जो फलों से बना हो या फलों का, तो मीठे के तौर पे वो फल ले सकते हैं। वो नुकसानदेह नहीं है। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, ये जो ड्रिंक्स होती हैं अगर हम खाने के साथ ले रहे हैं तो ये ज़्यादा मसला करती हैं? ड्रिंक्स ओवरऑल डिस्करेज करनी चाहिए जी, ख़ास तौर पे ये जो एक काले रंग की या सफ़ेद रंग की कोल्ड ड्रिंक है, इसका बहुत सारा नुकसान है। उसमें बहुत सारा ऐसा केमिकल शामिल है, बहुत सारी शुगर उसमें शामिल है। आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन 10 से 12 चम्मच चीनी 250 ml एक गिलास जिसमें है काले या सफ़ेद रंग की जो ड्रिंक है उसके अंदर शामिल होती है। तो सारा दिन परहेज़ करें और एक इस तरह की बोतल पी लें, तो नतीजा क्या होगा कि सारा वो जो डाइटिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी तबाह हो गया, जो शुगर की परहेज़ का था सिलसिला वो भी ख़त्म हो गया, और वो सारा बैलेंस ट्रिप करने के लिए काफ़ी है। सही है। तो आप देखें ना, इतनी मेहनत करें और उसके बाद आपके साथ ये हो जाए कि जी आप एक ड्रिंक की सूरत में वो तमाम तर अपनी मेहनत पे पानी फेर दें। अगर हम आपसे ये पूछें कि आइडियल खाना क्या होता है जिसमें तमाम चीज़ें भी हों और वो हम अच्छे तरीके से इंजॉय भी कर सकें और हमारी तबीयत भी उससे ख़राब ना हो? देखिए, आइडियल खाना हर बंदे का अपने मिजाज के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से है। आइडियल खाने से मुराद ये है कि उसमें सारे कंपोनेंट्स शामिल हों, प्रोटीन शामिल हों, फैट शामिल हों, कार्बोहाइड्रेट शामिल हों, और इसमें जो मिनरल्स हैं, जो वाइटामिन्स हैं, जो फलों सब्जियों में होते हैं वो भी शामिल हों, यानी ट्रेस एलिमेंट्स शामिल हों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, और ये तो होगी एक किताबी बात। लेकिन आसान ज़बान में ये है कि उसमें सारे फल, सब्जियां, दालें, गोश्त शामिल हो, और बहुत पेट भर के ना खा रहा हो बंदा, और साफ़ पानी उसमें शामिल हो उसमें खाने के कंपोनेंट के तौर पे,
और उसके साथ आप एक वक्त को 3 हिस्सों में जो डिवाइड करने का हुक्म है कि एक खाली छोड़ें, एक पानी के हिस्से भरें और एक को खाने के हिस्से भरें। तो इंशाल्लाह ये अगर कंपोनेंट इस तरह से खाया जाएगा तो कोई भी नेमत, कोई भी खाना जहमत नहीं बनेगा और नतीजे के तौर पे वो हेल्दी रहेगा। और प्रोवाइडेड कि उसमें बहुत प्रोसेस ना हो, बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें, स्वीटनर या प्रिजर्वेटिव शामिल ना हो, उस पर मसनूई रंग शामिल ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक खाने को आइडियल और नॉन आइडियल बनाते हैं। डॉक्टर साहब, खाने के बाद पानी पीना कैसा है? 1 से 2 घूंट पीने में कोई हर्ज नहीं है। सीने की जलन, पेट का फारा जिसको हो रहा होता है, हम डिस्करेज कर रहे होते हैं कि पानी खाने के साथ कम इस्तेमाल करें। लेकिन ड्राई मील लेने से उसकी जलन या मैदा एक बैग की सूरत में ना, उसको जितना आप भरते जाएंगे पानी से, खाने से खाना गले की तरफ आने का रुझान बढ़ जाएगा, जलन का एहसास बढ़ जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि आप उस पानी से खाने के दौरान इस्तेमाल कम करें ताकि उसमें जगह खाली रहे। ठीक हो गया। एक दफ़ा अगर किसी को मैदे का मसला हो जाता है, फिर ये लॉन्ग लाइफ रहता है कि ये काबिल हल है? मतलब अगर आपने थोड़ी सी भी वो केयर ना की तो दोबारा रिवर्स होना शुरू हो जाता है? आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें बाज़ सूरतों में रिकरेंस या दोबारा होने का चांस या बाज़ सूरतों में पूरी तरह ठीक ना होने का सिलसिला रहता है, इसलिए कि रूट कॉज वहीं रहती है। अगर कोई बंदा ओवरवेट है, मोटापे का शिकार है, तो उसका वो वेल जो खुराक की नाली और मैदे के दरमियान है, उसने मोटापे की वजह से काम छोड़ा हुआ है। तो जब तक वज़न नहीं कम करेगा वो तेज़ाबियत का इशू रहेगा। जब भी ज़्यादा खाएगा नतीजा यही होगा कि सीने की जलन होगी। इसी तरह बाज़ लोगों का अगर पानी का इस्तेमाल गंदे सोर्स से है, अगर वो रूट कॉज ठीक नहीं होगी तो वो बार बार डायरिया होने का डॉक्टर साहब, आप पानी के इस्तेमाल पे बड़ा फोकस करें। ये थोड़ा सा भी गंदा पानी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फिर अगर कोई उसका आदत है कि वर्क प्लेस पे उसको खाना दोपहर को नहीं मिलता या वो वहीं पे होता है और उसने करीब के किसी जगह से खाना खाना है और वहाँ फूड हाइजीन नहीं है, मतलब वहाँ पे हाथ धोने की जगह नहीं है, वहाँ तौलिया गंदा है, वहाँ साबुन नहीं है, अगर बर्तन धोने की जगह नहीं है, खाना जिस जगह पे तैयार हो रहा है या सर्व हो रहा है वो खुलेआम आसमान तले है जहाँ से पास से सीवरेज की लाइन गुजर रही है, अगर वो वहाँ से खा रहा है और लंबे अरसे तक खा रहा है तो वो तो यही समझेगा मेरा पैदा बार बार ख़राब हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर रूट कॉज वहीं पे है तो वो प्रॉब्लम वहीं पे है। और अगर कोई काबिले इलाज चीज़ है, जिस तरह अगर कोई पेट का इन्फेक्शन है, उसको एंटीबायोटिक दी, हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, दोबारा होने का चांस उतना ही है। जब दोबारा गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा खाएगा दोबारा हो जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि हमेशा के लिए मैदे की तकलीफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। सही सही, आपके हाथ में कंट्रोल है जी। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर साहब, मैदे का अल्सर क्यों होता है? जब हम बहुत सारे लोग ना, मैं देखती हूँ मैदे की गोली हर रोज़ खा रहे हैं, हर रोज़ खा रहे हैं, हर रोज़ खा रहे हैं, बावजूद इसके मैदा इतना ख़राब होता है कि वो अल्सर तक नौबत पहुँच जाती। क्यों? अल्सर की 3 बड़ी वजूहत हैं जी। एक तो पेन किलर्स हैं, जो लगातार किसी वजह से हम पेन किलर्स ले रहे होते हैं और इरिटेट कर रहे होते हैं इंटरनल लाइनिंग को, और ज़ख़म जो है मैदे का बन जाता है और वो ठीक नहीं होता क्योंकि हम लगातार उसको इरिटेट कर रहे होते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो एक इन्फेक्शन है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, वो मैदे में गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए, मुंह के ज़रिए से जिस्म में दाखिल होता है, मैदे में अपना घर बना लेता है, वहाँ से रुक के वहाँ पे अपने कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है। और अनलेस हम एंटीबायोटिक का लंबे अरसे तक, यानी तकरीबन 14 दिन तक एंटीबायोटिक का कोर्स ना करें और सुपरवाइज ट्रीटमेंट ना लें, वो मैदे का इन्फेक्शन या मैदे का ज़ख़म ठीक नहीं होता। और आगे चल के यही ज़ख़म जो है बाज़ सूरतों में अगर हेलिकोबैक्टर की वजह से हो तो याद रखें कि ये मैदे का कैंसर बना सकता है। अच्छा। तो ये लंबे अरसे तक मैदे का ज़ख़म जो है एक मामूली मसला नहीं है, ये एक सीरियस नौइयत का मसला है जिसको देखने की ज़रूरत है कि ये जिसे हम सादा अल्सर या सादा ज़ख़म समझ रहे हैं, कहीं उसमें छुपा हुआ कैंसर तो नहीं है। बिल्कुल। तो इसी तरह से तीसरी बड़ी वजह देसी अद्वियात हैं। देसी अद्वियात हमारे मुल्क में बड़ी वाफर मिकदार में विटामिन्स, हर्बल टॉनिक्स और इस तरह के मुख्तलिफ नामों से इस्तेमाल हो रही हैं, जिसका कोई स्पेसिफाइड कंटेंट हमें नहीं पता होता, उसकी कंसंट्रेशन नहीं पता होती, और बाज़ सूरतों में उस पर कुछ ऐसे अज़ा शामिल होते हैं जो डेंजरस होते हैं और वो मैदे को, इंटरनल लाइनिंग को ज़ख़म की सूरत में मुतासिर करते हैं, जिसपे खून की उल्टी, काले पखाने, इस तरह के मामलात आ सकते हैं। दर्द के अलावा, दर्द तो हर बंदा को पता है कि जी मैदे में तकलीफ़ है तो मैदे में तकलीफ़ की एक अलामत दर्द है, लेकिन खून की उल्टी, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस,
इसके अलावा खून की कमी के अलावा अगर पखाने में खून आ रहा है, तो ये सारी ऐसी अलामात हैं जो वार्निंग साइन कहलाती हैं, और इसको देखते हुए हमें ज़रूरी टेस्ट करके उसकी तशख़ीस करके इलाज करने की ज़रूरत है। मैदे का अल्सर काबिल इलाज है, इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? मैदे का अल्सर जी हर लिहाज से काबिल इलाज है। इब्तदाई स्टेज में सूजन करता है बाज़ सूरतों में, और उसके बाद जब इसे लंबे अरसे तक मौका मिलता है तो वो ज़ख़म कर देता है। ज़ख़म जब लंबे अरसे तक रहता है तो बाज़ सूरतों में अगर जरासीम की वजह से है तो वो कैंसर बना सकता है। इन एनी केस ये किसी भी स्टेज पे पकड़ा जाए तो ये काबिल इलाज मसला है, लेकिन इसकी प्रॉपर तशख़ीस के लिए टेस्टों की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ बाज़ सूरतों में बारीक कैमरे के साथ उस अल्सर को देख के वहाँ से बायोप्सी लेने की या वहाँ से थोड़ा सा पानी लेने की ज़रूरत होती है, ताकि उसकी नौइयत पता की जा सके। और अगर उसकी नौइयत पता करने से हमें पता चलता है कि अल्सर है या कैंसर है, तो फिर उसके हिसाब से इवन कैंसर का भी इलाज, मैदे के कैंसर का भी हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि सही बंदे के पास जाएं और सही तशख़ीस हो, सही टाइमिंग पे हो। सही टाइमिंग, यानी जितना जल्दी डायग्नोस हो जाएगा तब रिकवरी के चांसेस ज़्यादा बेहतर होते हैं। डॉक्टर साहब, अब जो अल्सर के पेशेंट हैं या जिन्हें मैदे का दर्द रहता है, उन्हें एहतियात क्या करनी है? उन्हें क्या सालन वगैरह बिल्कुल नहीं खाना, ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है? क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट हैं ना जिन्हें मुसलसल हल्की हल्की मैदे में दर्द लगी रहती है, तो उनके लिए एहतियात भी हमें बता दें। देखिए, उसमें एहतियात यही है कि वो एक तो उसकी वजह ढूंढें सबसे पहले। उसकी कोई ऐसी कैफियत नहीं है कि लगातार उसको सारा वक्त वो बर्दाश्त करें दर्द को। कोई रीज़न है, उस रीज़न को ढूंढें, ट्रीट करें और इस दर्द से छुटकारा हासिल करें। इस दौरान अगर लगातार दर्द हो रही है तो अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें। खाना खाती फ़ौरन लेटें नहीं, झुकें नहीं, नमाज खाली पेट पढ़ें, तकिए वाली साइड बिस्तर की ऊंची करके लेटें, और कोशिश करें कि ये जो पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ओवर द काउंटर हर्बल टॉनिक्स हैं, ये अनसुपरवाइज ना लें। इसके अलावा कोशिश करें सादा खाना, ताज़ा पका हुआ खाना, कम मिर्च मसाले वाला खाना, और ऐसा खाना जो आसानी से हज़म होने वाला खाना है वो खाने की कोशिश करें, जिसमें फल, सब्जियां, दालें शामिल हों, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड शामिल ना हो। साफ़ पानी पिए, साफ़, और अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं, क्योंकि स्ट्रेस इस मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि आम लोगों को जिनको थोड़ा बहुत मैदे की तेज़ाबियत का इशू रहता है और वो अल्सर नहीं बना, अल्सर बेसिकली इंटरनल लाइनिंग में ज़ख़म को कहते हैं। अगर ज़ख़म नहीं बना, सिर्फ मैदे में तेज़ाबियत की वजह से थोड़ी बहुत सूजन है, तो उन लोगों को स्ट्रेस जो है वो बाज़ सूरतों में इस तकलीफ़ के इजाफे की एक बड़ी वजह बनती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि स्ट्रेस तो ये तो हर दूसरे बंदे को है, तो मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, स्ट्रेस का देखें ना, कुछ स्ट्रेस तो अपनी ज़िंदगी के हैं, हर एक के साथ हैं। कुछ स्ट्रेस हमने 5000 मील दूर अगर कोई वाक़या हुआ है तो उसको सोशल मीडिया पे देख देख के, फील कर कर के, उसका हमने ख़ुद से इम्पैक्ट अपनी ज़ात पे, अपनी सोच पे, अगर खुदा न खास्ता कोई बुरा हादसा हो गया है, कोई 10,000 किलोमीटर दूर हो गया, तो वो इस सोशल मीडिया की करामात है कि वो हमें लगता है कि साथ वाली गली में हुआ है। तो उसका स्ट्रेस और उसके मामलात को देखते हुए गैर ज़रूरी मामलात से उलझने से बेहतर है कि अपने आप को मेंटल पीस की तरफ कोशिश करके लाया जाए। बिल्कुल। हमारी खाने की टाइमिंग भी क्या हमारे मैदे को डिस्टर्ब करती हैं? सुबह जल्दी उठ के हम लोग उठ जाते हैं, बस ऐसे चलते फिरते रहे, सारे काम निपटा लें, अच्छा अभी कुछ खा लेंगे, अभी कुछ खा लेंगे, वो आप बिल्कुल खाली पेट रह रहे हैं, और उसके बाद आपने एकदम से ज़्यादा खा लिया। अगेन रात को हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, समटाइम्स सोए हुए उठ के भी खा के दोबारा सो जाते हैं, तो ये चीज़ें भी मसला कॉज करती हैं। जी, इंटरनल क्लॉक है जी, जिसमें केमिकल के हाजमे के जो मवाद हैं वो खुराक के मुख्तलिफ़ हिस्सों में शामिल होते हैं। ये हर बंदे का कुदरती एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है कि इतने बजे फ़लाँ हार्मोन निकलेगा तो वो हाजमे के मवाद को शामिल करेगा, और इस तरह से। अब अगर हम इस तरतीब को बिल्कुल रिवर्स कर देंगे, रातों को जागेंगे और लेट नाइट खाते रहेंगे और सुबह को सोते रहेंगे, तो इंटरनल क्लॉक जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके नतीजे में बहुत सारा ऐसा प्रोसेस जो है होना था हाजमे का, वो नहीं होता, और एंड रिज़ल्ट ये है कि पेट ख़राब होने के अलावा जिस्म में उकताहट, चिड़चिड़ापन, वेट गेन और डिप्रेशन और इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो नई जनरेशन, ख़ास तौर पे हमारे बच्चे जो हैं वो रातों को जागते हैं, सुबह को उनको उनकी आंखें नहीं खुलती। एंड रिज़ल्ट ये है कि उनके बहुत सारे लाइफस्टाइल के इश्यूज़ इसी
रिवर्सल ऑफ स्लीप साइकिल की वजह से। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा मसला है, हम बच्चों में भी देख रहे हैं। तो अगेन ये भी हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ हमें जाना है, बिल्कुल, क्योंकि आगे तो बहुत मसले हो जाते हैं ना देखिए मोटापे से। मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है। पहले सबसे इसको समझने की जरूरत है, ये सेहत की निशानी नहीं है हर एज में। हर एज में। देखिए बच्चों से लेके स्कूल के बच्चों को देखें वो तो में वहाँ बच्चों पे में लग रहा होता ना ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, तो इसको तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन उस प्यारे बच्चे को आगे जाके जिस तरह के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हुए दुश्वारी होगी, उसको चढ़ते हुए सांस फूलेगा और उसके जोड़ों की अगली तोड़ फोड़ शुरू होने का ख़तरा, मतलब बेशुमार मसाइल हैं। तो मोटापा एट एनी एज ग्रुप इज़ ए प्रॉब्लम। इसको समझने की ज़रूरत है, अपने वज़न को जांचने की ज़रूरत है, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। खुसूसन रमज़ान एक ऐसा एक एक्सरसाइज गुजरी है जिसमें बहुत सारी हमने हार्मफुल चीज़ों को, जिस तरह एक्सेसिव यूज़ ऑफ टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनसे बचाने का, रोकने का, रीचेक करने का एक ज़रिया था। उसमें से वज़न को चेक करने का भी एक बड़ा एक रियलिटी चेक आता है। अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को इस लिहाज से भी देखें कि हम एक रिलीजियस ड्यूटी भी कर रहे हैं और अपने इन चीज़ों से हम अपने आप को मोटापा जिनमें सारे फहरिस्त है छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये बड़ी एक एडिशनल चीज़ होगी। डॉक्टर साहब, स्मोकिंग, शीशा, ये चीज़ें भी क्या आपका स्टमक डिस्टर्ब करती हैं? देखिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्मोकिंग जो है वो इंटरनल लाइनिंग को और खुराक और मैदे के दरमियान जो गेट होता है उस पर इफ़ेक्ट करती है। ओवरऑल उसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन डायरेक्टली वो सिर्फ इस हिस्से को मुतासिर कर रही होती है। कुछ बड़ी आंत के कैंसर, मैदे के कैंसर इससे मुंसलिक हैं, लेकिन स्मोकिंग, शीशा, वेब आजकल हर किसी के हाथ में। नुमा जो चीज़ है वो, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्करेज करनी चाहिए और ये हेल्दी हैबिट्स में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। इसके आपको अभी अगर नताइज नज़र नहीं आ रहे तो आगे चल के इसको आपको पता चलेगा कि इससे कितने मसाइल हो सकते हैं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर इसरार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैदे के मसाइल के साथ जिगर का मसला, दिल का मसला, फिर ये लीड करता जाते आगे, एक मसला हुआ, कंट्रोल ना रहा, तो फिर आपको बहुत सारे दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। देखिए बंदा तो एक ही है ना जी, उसी के अंदर अगर एक ख़ास उम्र के बाद डायबिटीज़ हो गई है तो उसने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। ब्लड प्रेशर हो गया तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। उसका ख़ास नंबर देखें, अराउंड 30% पॉपुलेशन हमारी जो है वो डायबिटिक होने जा रही है। 20% के करीब लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है। तो ये सारे लोग जब ओवर ईटिंग करेंगे, वज़न बढ़ाएंगे, तो उनको एडिशनली मैदे का मसला तो होगा। तो इसलिए ये कहना कि ये उससे मुंसलिक है, यस इस तरह से मुंसलिक है कि कोई डायबिटीज़ का शिकार हो गया तो पहले नहीं था, अब उसके बॉडी डिफेंसेस कमज़ोर हो गए हैं। तो अब उसका जो कोपिंग मैकेनिज़्म था स्ट्रेस को, फूड को, सब की हैंडलिंग का, और कुछ पर से डायबिटीज़ की वजह से मैदे पे बोझ आ गया, तो ये इस लिहाज से मुंसलिक मसाइल हैं कि बंदा एक ही है, उसके अंदर चीज़ें ऐड होती जा रही हैं और विद पैसेज ऑफ टाइम जब हम अपना बैगेज बढ़ाते जा रहे हैं तो एंड रिज़ल्ट ये है कि वो बोझ एक का दूसरे पे बीमारी का, और एक की ट्रीटमेंट दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाती है। इस तरह जिस तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स ब्लड थिनर ले रहे होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है क्योंकि खून की नालियों को खुला रखने के लिए वो लेते हैं, लेकिन उसका एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो मैदे की इंटरनल लाइनिंग को मुतासिर करते हैं और अल्सर की बड़ी वजह हो सकते हैं। तो ये अब ब्लड थिनर भी लेना है और फिर मैदे की तकलीफ़ को भी बचाना है, तो फिर दवाई मैदे की हिफाजत की ऐड होगी। तो इस तरह करके जब ये चीज़ें पाइल अप होती हैं तो फिर दवाइयाँ भी पाइल अप होती हैं। आपने देखा होगा कि कई बुजुर्ग, कई लोग अच्छा खासा एक बैग लेके बैठते हैं और सुबह दोपहर शाम दवाई खा रहे होते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही, अब तो हर किसी के घर में है, हर घर में बना हुआ है एक मेडिसिन बॉक्स। तो वो मेडिसिन बॉक्स जो है उसकी क्वांटिटी को कम करने का एक ही ज़रिया है कि अपने वज़न को कंट्रोल करें, अपने जिस्म को शुगर से बचाएं, गैर ज़रूरी जो हमने शौक़ पाले हुए हैं, जिस तरह वज़न की ज़्यादती है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, या वज़न की वजह से हमने कोई अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है जिसके से हमें हार्ट प्रॉब्लम या डायबिटीज़ होने का ख़तरा है, तो जिस हद तक बचा जा सके इन चीज़ों से बचा के अपने आप को बीमारियों के कॉम्प्लेक्स से
सिस्टम से बचाएं। हेपेटाइटिस काबिल इलाज है और अब जदीद इलाज इसका बता दीजिए। देखिए, हेपेटाइटिस हर लिहाज से हर स्टेज पे काबिल इलाज है। पहली बात, इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, उन किस्मों के हिसाब से इसका इलाज है। और जो फूड से रिलेटेड है, जो आमतौर पे उसे ए और ई कहते हैं, जिसमें 95% केसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन के बगैर ये ख़ुद से होने वाली बीमारी और ठीक होने वाली बीमारी है, जो गंदे पानी से, गंदी ग़िज़ा से जिस्म में जाता है जरासीम, और एंड रिज़ल्ट ये है कि 4 से 6 हफ्ते जिस्म में रह के बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के मेजॉरिटी ऑफ केसेस में निकल जाता है। बहुत थोड़े लोग होते हैं, जिस स्पेशल पॉपुलेशन है, जिस तरह हेपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी में हो जाए तो वो एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है, जिसमें 30% के करीब माँ और बच्चे की सेहत को ख़तरात होते हैं। लेकिन आम तौर पे हेपेटाइटिस ई अगर नॉन प्रेग्नेंट ख़वातीन में हो तो वो ख़ुद से ठीक होने वाली बीमारी है। इसी तरह से जो हेपेटाइटिस बी और सी है, जो खून आलूद औज़ारों से और ब्लड ट्रांसफ़र से एक से दूसरे को होता है, तो उसका खाने पीने से बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ है जो गंदे औज़ारों से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, कंटेमिनेटेड नीडल से, भी एक से दूसरे जी, एक से दूसरे को भी लग सकता है। उसके लिए कंघी, दांतों का ब्रश, टॉवल, रेज़र, नेल कटर, ज्वेलरी, हर बंदे को अपनी दूसरों से अलहदा रहनी चाहिए। और इसका खाने पीने से मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मैदे का मौजू है हमारा, तो उसके हिसाब से, इस खाने के ताल्लुक़ के हिसाब से जो हेपेटाइटिस ज़हन में आता है वो पीला यरकान या हेपेटाइटिस ए और ई है, जिसका मौसम अब अप्रैल में, मार्च अप्रैल मई में शुरू हो जाना है, जिसमें गर्मियों के मौसम में ये केसेस बढ़ जाते हैं। सो डॉक्टर साहब, ये भी मुझे बता दीजिएगा कि कितनी देर में रिकवरी के चांसेस होते हैं अगर प्रॉपर तशख़ीस के बाद आप इलाज शुरू कर दें? देखिए, उसमें हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, खुद से होना है उसने, और 4 हफ्ते में आम तौर पे वो जिस्म से निकल जाता है। लेकिन रिकवरी और अलामात जो हैं उनकी वापसी आम तौर पे 8 से 10 दिनों में शुरू हो जाती है। और उसमें सबसे पहले भूख की वापसी होती है, यानी भूख लगना लग जाती है मरीज़ को, और आंखों का पीलापन ठीक होने में तकरीबन 4 हफ्ते लग जाते हैं। इसके अलावा इस दौरान भी उसको कोई स्पेशल फूड हम नहीं एडवोकेट कर रहे होते कि गोश्त मना है या अंडा मना है, मछली मना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी साफ़ खाना और साफ़ पानी एडवोकेसी है हमारी सब हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए, कि आप एक ऐसा खाना खाएं, क्योंकि हमने आपको काम से बहुत ज़्यादा रोका हुआ है, इजीली डाइजेस्टेबल हो, क्वांटिटी कम हो, लेकिन खाने में मना कुछ भी नहीं है। सारे फल, सब्जियां, दालें, गोश्त, अंडा, मछली खा सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल करके, जी, पोर्शन कंट्रोल करके खा सकते हैं। तो हेपेटाइटिस की फुल रिकवरी में आमतौर पे 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, लेकिन 2 हफ्तों में मरीज़ आमतौर पर इस काबिल होता है कि काम पे जा सकते हैं। फैटी लीवर क्या है? फैटी लिवर, जी, फ़ैट एक ख़ास हद से ज़्यादा जब लिवर के ऊपर डिपॉज़िट हो जाती है तो उसको हम फैटी लिवर कहते हैं। और लंबे अरसे तक रहती है। लंबे अरसे तक रहती इसलिए है कि उसको अगर अनचेक रखा जाए और उसकी रूट कॉज को ना एड्रेस किया जाए तो वो लंबे अरसे तक रहती है। इसकी भी रूट कॉज डिफरेंट होती है? जी, इसकी रूट कॉज में सबसे अहम, सबसे ज़रूरी तो मोटापा है जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटिक्स हैं, ये सारे लोगों में फ़ैट टेंडेंसी जमा होने की ज़्यादा होती है। लंबे अरसे तक जब लिवर पे रहती है तो सूजन करती है, सूजन भी उसी तरह से बिहेव करती है जिस तरह हेपेटाइटिस बी या सी बिहेव करता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये भी एक प्रॉब्लम आगे बढ़ के खुदा न खास्ता जिगर सिकुड़ना, तिली फैलना, पेट में पानी, खून की उल्टी, जिगर का कैंसर, इन चीज़ों की वजह बन सकती है। तो इसलिए फैटी लिवर को चेक करना, फैटी लिवर का इलाज करना, फैटी लिवर की रूट कॉज को देखना, एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये आगे बढ़ के कॉम्प्लिकेशंस ना बन सके। बट मैंने बहुत सारे कमज़ोर लोगों को भी ये कहते हैं मुझे तो फैटी लीवर का इशू है, वो कमज़ोर लोगों में क्यों होता है? जी, उसको कहते हैं लीन नैश, तो उसमें भी एक कैटेगरी है, लेकिन बड़े थोड़े लोग हैं जी। अराउंड कह लें कि 10 to 15% लोग ऐसे होते हैं जिनका बॉडी वेट इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन लिवर पे फैट होती है। अगेन उनके भी लिए भी एक ख़ास प्रोटोकॉल्स हैं और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मोटापे के अलावा उन्हें ज़रूरत होती है लाइफस्टाइल को एक्टिव करने की, और बाद सूरतों में कुछ तो अद्वियात भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये होगा जी कि ज़िंदगी के को थोड़ा सा डिसिप्लिन करने की कोशिश करें, सोने जागने को, खाने पीने को, और जो भी चीज़ खाएं सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछें कि आया ये सेफ़ है, खाना मेरे लिए मुनासिब है कि नहीं है। क्योंकि अगर दिल मुतमईन हो, गंदे पानी और गंदी ग़िज़ा पे लिखा हुआ नहीं होता कि गंदा पानी और गंदी ग़िज़ा है, उसको अगर आपका दिल मुतमईन है, सराउंडिंग्स आपको लग रहा है कि इस काबिल हैं, तो ज़रूर खाएं, खुश होकर खाएं, बहुत पेट भर के ना खाएं,
और इन्जॉय करके खाएं। तब आप बहुत सारे मसाइल से बच सकेंगे। बहुत ज़्यादा खाना नुकसानदेह है, और फिर कम खा लें, अच्छा खा लें, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।